कैलाश कोई पर्वत नहीं, शिव का स्थायी मौन है। जहाँ कदम नहीं वहाँ भी शिव हैं। कैलाश जहाँ पहुंचकर सवाल खत्म हो जाते हैं। कैलाश दूर नहीं, बस मन का भार ज्यादा है। इसलिए आज हम जानेंगे कैलाश मानसरोवर की सबसे सस्ती यात्रा कैसे करें। कैलाश मानसरोवर जाने का सपना तो हर किसी का होता है, लेकिन हर कोई जा नहीं पाता। वो कहते हैं ना, भगवान का बुलावा तब आता है, इंसान तब जाता है। शायद ये वीडियो आपका बुलावा है कैलाश मानसरोवर जाने का, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि सबसे सस्ते में कैलाश मानसरोवर कैसे करें। तो आइए शुरू करते हैं और बोलते हैं हर हर महादेव। मैं दिल्ली का रहने वाला हूं, तो सबसे पहले मैं पहुंच जाता हूं इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जहां से मुझे फ्लाइट पकड़नी है काठमांडू के लिए। कैलाश मानसरोवर की यात्रा के लिए सबसे अच्छा और सबसे सस्ता रास्ता यही है। हर हर महादेव सभी को। तो मैं जिंदगी में दूसरी बार उस स्थान पे जा रहा हूँ जहाँ से सनातन धर्म की शुरुआत हुई थी, यानी कि कैलाश मानसरोवर। एक बार मैं पहले भी गया था जब मैं 13 साल का था, लेकिन उस टाइम की यादें जो है मुझे अच्छे से याद नहीं। तो एक बार फिर चलते हैं, महादेव के दर्शन करते हैं आपके साथ और आपको पूरी जानकारी बताते हैं कि इस यात्रा को सबसे सस्ते में कैसे किया जाए। चलते हैं कैलाश मानसरोवर। मैं दिल्ली से हूँ और मैं अभी जा रहा हूँ काठमांडू। काठमांडू के लिए आपके पास या तो पासपोर्ट या वोटर ID होना चाहिए। इसके अलावा आप काठमांडू ट्रैवल बाय फ्लाइट नहीं कर सकते। इन दोनों चीज़ों के अलावा, या तो पासपोर्ट या वोटर ID। तो चलते हैं, महादेव का नाम लेते हैं और बोलते हैं नमः पार्वती पते हर हर महादेव। इंडियन सिटीजन्स के लिए काठमांडू जाने के लिए आपके पास पासपोर्ट या वोटर ID होना जरूरी है। सबसे पहले हम फ्लाइट पकड़ के जाते हैं काठमांडू। इस यात्रा में शुरू से लेके अंत तक जितना भी खर्चा आया है मैं आपको सारी जानकारी दूंगा, और आप ये यात्रा कैसे करें, किसके साथ करें, इसके बारे में भी बताऊंगा। काठमांडू एयरपोर्ट पहुंचते ही हमें हमारे पैकेज वाले लेने आ जाते हैं, और इस यात्रा में मेरे साथ काठमांडू में जुड़ते हैं सौरभ भाई। हम आगे की यात्रा साथ में तय करते हैं और पहले हम निकलते हैं होटल के लिए। काठमांडू एयरपोर्ट से हमारा होटल 4 से 5 किलोमीटर था और पशुपतिनाथ मंदिर के पास था। जितनी भी चीजें मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा, सारी चीजें एक पैकेज में इंक्लूड हैं, जिसका एक कॉस्ट है जो कि मैं वीडियो के आखिर में आपको बताऊंगा। तो धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, सफर का मजा लेते हैं ताकि सारी जानकारी आपको मिल सके। एयरपोर्ट से हम आ गए सीधा होटल, जहां हमारा स्टे था। पशुपतिनाथ मंदिर से 400 मीटर दूरी पर महादेव होटल। सबसे पहले होटल में पहुंचते ही हमने लंच किया, क्योंकि हमें भूख ज्यादा लगी थी और हम ग्रुप भी देखना चाहते थे कि कितने लोग हमारे साथ हैं या नहीं। होटल में चेक इन करने के बाद हम पैदल पैदल निकल गए पशुपतिनाथ मंदिर के दर्शन करने के लिए। आप जब भी कैलाश की यात्रा पर जाएं या कहीं भी जाएं नेपाल में, तो यहाँ पर जरूर आएं। इस पैकेज में नेपाल के साइट सीन में इंक्लूड है, जिसमें पशुपतिनाथ मंदिर भी आता है। मंदिर से प्रसाद लेके हम जाते हैं अंदर दर्शन के लिए। पशुपतिनाथ मंदिर के अंदर फोन अलाउड नहीं है, तो बस एक सीमा तक ही हम फोन ले जा सकते हैं। पशुपतिनाथ मंदिर में ऐसा सुकून मिलता है जैसे स्वयं आप केदारनाथ में हो। यहाँ महसूस होता है कि भगवान शिव वाकई में सभी के हैं, चाहे वो पशु हो या कोई भी। अगर किसी को रुद्राक्ष की तलाश है तो यहाँ पे उसकी तलाश खत्म हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे सारे असली रुद्राक्ष बनते हैं। तो कभी आप नेपाल आओ तो यहाँ से आप रुद्राक्ष ले सकते हैं। यहाँ खुद आपको वो हर चीज दिखाएंगे जो आपको नॉर्मल देखने को नहीं मिलता। तो पशुपतिनाथ और गृहेश्वरी शक्तिपीठ के दर्शन के बाद हम वापस आते हैं होटल में। काठमांडू पहुंचने के बाद हम आ गए हैं अब रूम में, और हमने आज किया साइट सीन। हम गए पशुपतिनाथ और शक्तिपीठ के दर्शन करने, और अब हम खाना वाना खाने के बाद अच्छे से हम आ चुके हैं रूम में। और हमें आज ब्रीफिंग के दौरान मिला है बैग, जो कि मैं आपको दिखाता हूँ। बैग है ये, एक छोटा बैग मिला है, एक छोटा मोटा सामान रखने के लिए मिला है, एक बड़ा बैग है, और ये है जैकेट। तो ये मुझे और मेरे दोस्त को मिली है, सौरभ को। हम जा रहे हैं कल कैलाश मानसरोवर की ओर, जो कि हम काठमांडू से आगे बढ़ेंगे। सारी चीज़ें आपको बताते चलेंगे कि हमें क्या क्या मिल रहा है, क्या क्या सुविधा मिल रही है और कहाँ कहाँ हम रुक रहे हैं। ये हमारा रूम है। बाकी आपको सारी चीज़ें हम वक्त के साथ बताते चलेंगे। बोलो हर हर महादेव। तो डे 1 काठमांडू आने के बाद और डे 2 साइट सीइंग करने के बाद अब डे 3 आ चुका है, और अब हम निकलेंगे काठमांडू से आगे के लिए। हम सब पूरे पैक करके बैठे हैं सामान अपना। आइए आपको दिखाता हूँ। ये हमारा सामान है जो कि हमें नए बैग मिले हैं। ये लॉकर में यहीं पे काठमांडू में जमा हो जाएगा, और ये ब्लू वाले बैग्स जो हैं वो हमें मिले हैं, ये हम साथ लेके जाएंगे आगे। तो चलते हैं, जो हमारा ग्रुप है उनसे आपको मिलवाता हूँ और आगे की यात्रा तय करते हैं और सारी जानकारी आपको बताते हैं। हर हर
महादेव। तो होटल में ही अच्छे से ब्रेकफास्ट वगैरह करके हम हो गए रेडी अच्छे से निकलने के लिए। हमारा ग्रुप 50-60 लोगों का था जो कि अब मिलने वाले थे, क्योंकि अब होटलों से निकल के हम आगे की ओर चलने वाले थे। सो काठमांडू से निकलने को हम तैयार हैं, बस में बैठ चुके हैं। हम 3-4 बसों का ग्रुप है जो एक साथ जाएगा, और हमारी बस जो है उसमें एसी वेसी सब लगा हुआ है और सारी सुविधाओं के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। ये सारे हमारे यात्री हैं जो जा रहे हैं हमारे साथ, ये हमारे दोस्त हैं, और बस आगे मेरी बस जा रही है। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। मौसम खराब होने लगा था, बारिश स्टार्ट हो गई थी, और काठमांडू से चाइना बॉर्डर तक का रास्ता भी थोड़ा ठीक ठाक ही है, ज़्यादा अच्छा नहीं है। हम काठमांडू से तिम्यूर नेपाल बॉर्डर जा रहे थे, जो कि 165 किलोमीटर दूरी पर है, जिसमें पहुंचने में 8 घंटे लगते हैं। रास्ता खराब होने की वजह से, थोड़ा जाम होने की वजह से हम 8 नहीं लगभग 12 घंटे बाद 1-2 जगहों पर रुकते रुकाते पहुंच गए तिम्यूर नेपाल बॉर्डर पर। लगभग रात के 9:45 हो रहे हैं और इस समय हम पहुंचे हैं अपने होटल पर। सबके एक जैसे बैग हैं ताकि ग्रुप की पहचान कर सकें, और सबके ऊपर नंबर लिख रखा है ताकि अपने बैग की पहचान कर सकें। उसी होटल में बॉर्डर के पास हमने अपने मनी एक्सचेंज किया और युआन लिए और रुपीस दिए। लगभग 13 रुपए का एक युआन पड़ता है। वैसे तो इसके लेने की जरूरत नहीं क्योंकि सब कुछ पैकेज में इंक्लूड है, लेकिन फिर भी अगर वहां जाके घोड़ा लेना हो या कुछ इमरजेंसी खर्चा हो तो उसके लिए पैसे होना जरूरी है। उस रात वहां रुक के अगले दिन हम उठे, और चौथे दिन सुबह हम लगभग बॉर्डर के पास पहुंच चुके हैं, और अब हम नाश्ता कर रहे हैं। सौरभ खा रहा है पूड़ी आलू, जो कि बहुत अनहेल्दी है, इसलिए मैं नहीं खा रहा, और सौरभ खा रहा है। तो अब यहाँ से हम चलेंगे, यहाँ से 2-3 किलोमीटर दूरी पे ही बॉर्डर है, फिर वहाँ से हम एंटर करेंगे तिब्बत, जिसके ऊपर रूल करता है चाइना। चलते हैं, हर हर महादेव। गुड मॉर्निंग। सो हर हर महादेव डे 4 आज सुबह स्टार्ट होती है हमारी। आज हम जाएंगे बॉर्डर के उस पार, यानी कि तिब्बत, जिसके ऊपर रूल करता है चाइना। तो चलते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं और बोलते हैं हर हर महादेव। मैंने खाया ब्रेकफास्ट में कॉर्नफ्लेक्स। ये होटल है जहां हम रुके थे बॉर्डर के पास। तो होटल से निकलने के बाद डे 4 अब हम जा रहे हैं नेपाल चाइना बॉर्डर के पास, जहाँ से हम एंटर करेंगे तिब्बत में। तिब्बत पर चाइना रूल करता है, तो इसलिए हम बोलते हैं कि कैलाश मानसरोवर चाइना में है, लेकिन असलियत में कैलाश मानसरोवर तिब्बत में है, जिसके ऊपर चाइना रूल करता है। तो आइए चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं बॉर्डर को, रास्ता देखते हैं और चलते हैं, आपको सारी जानकारी बताते हुए बोलते हैं हर हर महादेव। तो लैंडस्लाइड होने की वजह से हम रुके हैं थोड़ा रास्ते में। अब हमें पैदल जाना पड़ेगा कम से कम 3 से 4 किलोमीटर, फिर आगे से हम गाड़ी पे जाएंगे बॉर्डर तक। लगभग 2 किलोमीटर पैदल चलने के बाद हमें मिली एक गाड़ी जो हमें आगे ले जाती है। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। फिर फाइनली हम पहुंच गए बॉर्डर पर, जहां हमें इमिग्रेशन करके एंटर करना था चाइना तिब्बत पर। तो हम अब आ गए हैं तत्वपनी में, जहाँ पर है चाइना बॉर्डर। यहाँ पर हम तिब्बत में एंटर करते हैं, तिब्बत जिसपे चाइना रूल करता है। तो आइए चलते हैं। तो हम आ गए हैं तत्वपनी में, जहाँ पर बनता है भंसार बॉर्डर क्रॉस करने का, जिसे हम कहते हैं परमिट। एंटर करेंगे, यहाँ से चलते हैं। यह तत्वपनी जो कि नेपाल का बॉर्डर है, यहाँ से भंसार बनता है, और यहाँ आके हम आ जाते हैं सीधा चाइना बॉर्डर पे, जिसे हम कहते हैं जंगमू पोर्ट। इसी बॉर्डर के थ्रू आप कैलाश मानसरोवर के लिए जा सकते हैं, और यहाँ से गाड़ियाँ भी जाती हैं जिसमें सामान जाता है चाइना के लिए। नेपाल बॉर्डर क्रॉस कर लिया हमने। यहाँ पे हमने अपने पासपोर्ट दिखाया, जिसको शूट करना अलाउड नहीं होता है, और हम पहुँच गए हैं यहाँ पर इमिग्रेशन के लिए चाइना बॉर्डर के पास। यहाँ हमारा एक दिन खराब हो गया था। हम पूरे तैयार थे, लेकिन बारिश के चलते और ज्यादा भीड़ के चलते हमें यहाँ रोक दिया गया। एक पूरा दिन हम यही उम्मीद लगा के बैठे थे कि हम यहाँ से जाएंगे, लेकिन इसमें पैकेज वालों की गलती नहीं थी, क्योंकि मौसम खराब होने की वजह से और ज्यादा भीड़ होने की वजह से हमें यहाँ रोक दिया गया। यहाँ से आए हैं तो बोलते हैं नमः पार्वती पते हर हर महादेव। ये सब मुंबई से, नवी मुंबई से। आप कहाँ से? कल्याण से। आप नवी मुंबई से? ये रीवा से।
अच्छे लोगों के साथ ना सफर का पता चलता है ना ही किसी रुकावट का। यहाँ पे बहुत सारे टेक्निकल प्रॉब्लम हो गए हैं। मैं इन शॉर्ट बताऊंगा आपको कि आज हम लोग का वीज़ा भी रेडी था। हम लोग जो जोश में अंदर जाने वाले थे, तो कभी कभी ऐसा होता है मैन प्रपोजेस गॉड डिस्पोजेस। लेकिन अगर हम लोग को श्रुति ने बुलाया है तो हमें वो वही संभालने वाले हैं। तो अगले दिन फिर दोबारा हम रेडी होकर आ गए बॉर्डर पर, और इस दिन भी बहुत भीड़ थी, लेकिन हमारा नंबर सबसे पहले आ गया था। और फिर सबसे पहले हमने इमिग्रेट करके बॉर्डर क्रॉस किया और एंटर किया चाइना तिब्बत में। तो फाइनली हमने बॉर्डर क्रॉस कर लिया है और अब हम आ गए हैं चाइना के अंदर, और अब हम जाएंगे कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए। आज हमारा स्टे न्यालम में रहेगा, कल सागा में, और परसों हम पहुंच जाएंगे मानसरोवर झील के पास, जहाँ से दर्शन होंगे कैलाश के। तो आइए चलते हैं आगे और बोलते हैं हर हर महादेव। बॉर्डर क्रॉस करते ही बसेस वहाँ की हमारा वेट कर रही थी, जिसपे हमें पहुँचना था न्यालम। लगभग बॉर्डर से 50 से 60 किलोमीटर दूर था न्यालम, जो कि हमें इसी बस में तय करने थे। बॉर्डर पार करते ही अलग सी फीलिंग आने लग गई कि अब तो दर्शन होंगे ही होंगे, लेकिन उससे पहले ये नहीं पता था कि अभी बहुत सी मुश्किलें और देखनी है। बॉर्डर के आसपास के एरिया को छोड़कर चाइना की तिब्बत की हर रोड बहुत अच्छी है, और बॉर्डर से लगभग 3 घंटे बाद हम पहुंच जाते हैं न्यालम। न्यालम में बहुत तेज हवा चल रही थी, इसलिए सबसे पहले मैं अंदर आया और चेक इन किया। धीरे धीरे हम हाई एल्टीट्यूड भी जा रहे थे, इसलिए हमें हर होटल में सेफ्टी दी गई। न्यालम से वापस न्यालम तक आपको हर होटल में हीटेड बेड मिलेंगे, जहाँ पर आपको पूरी सेफ्टी मिलती है। फिर एक दिन वहीं लंच डिनर किया और अगले दिन ब्रेकफास्ट करके हम निकले आगे के लिए। हमारी बसेस हमारा वेट कर रही थी, और ये है हमारा होटल। तो फाइनली न्यालम से हम निकल रहे हैं सागा के लिए, और न्यालम में हमने एक दिन यहाँ पे स्टे किया। एक्चुअली इस बार कैलाश के लिए बहुत ज़्यादा भीड़ है इंडियंस की। 5 साल बाद खुला है, भीड़ भी होगी ही होगी। तो यहाँ पर हम आ चुके हैं न्यालम में। हाइट है इस टाइम 13,000 फीट लगभग। अब हम सागा पहुँचेंगे तो वहाँ पर हो जाएगी 15,000 फीट। चलते हैं सागा की तरफ, बोलते हैं हर हर महादेव। तो हमें हर जगह मील्स रूम्स प्रोवाइड की जा रही है पैकेज की तरफ से। मैं आपको एंड में कॉस्ट बताऊंगा पैकेज की कॉस्ट क्या है। रूम्स और फूड बहुत अच्छा है हर जगह का। बाकी आगे चलते हैं, सब कुछ दिखाते हैं आपको, बोलते हैं हर हर महादेव। बस फिर होटल से निकलकर बैग रेडी कर कर हम निकले आगे के लिए सागा के लिए। अब यहाँ से हाई एल्टीट्यूड पे हम जा रहे थे, इसलिए सेफ्टी जरूरी थी, इसलिए हमें सारे इंस्ट्रक्शंस दिए गए। हिमालय रेंजेस आपने देखेंगे, शीशा बंगला वाला एक हिमालय, ये कितना हाइट का, ये 8012 मीटर्स। हाँ ये देखेंगे। इसकी राइट में एक ताल देखेंगे, बिल्कुल लेक। हाँ बिल्कुल लेक। इसके लिए आपका बॉडी सब आपका केयर करने पड़ेगा। बॉडी इज द मेन, हेल्थ इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग्स। ओके, यू मस्ट हैव टू ड्रिंक मोर वाटर देन यूजुअल। ज्यादा से ज्यादा पानी पीना ही हमें हाइड्रेटेड रखेगा। न्यालम से सागा जाते हुए एक ऐसी जगह पड़ती है जो सबसे ज्यादा हाई एल्टीट्यूड पे है, टोंगला पास, जिसकी हाइट लगभग 17,000 फीट पर है। न्यालम से सागा जाते हुए रास्ते में पड़ता है टोंगला पास। तो वहाँ पर जो हाइट है वो 5200 समथिंग है, जो कि कैलाश मानसरोवर के रास्ते में सबसे ज़्यादा हाइट वहीं पड़ती है। पूरे रास्ते में इससे ज़्यादा हाइट कहीं भी नहीं मिलेगी आपको, जो टोंगला पास में पड़ती है। देखते हैं हम उसको। तो हम सागा के रास्ते में रुके हैं अभी बाथरूम के लिए, और हम अभी आए थे 5000 फीट की हाइट से नीचे उतरे। सागा जाते हुए आपको एक ऐसी जगह पड़ती है जहाँ पर 5000 फीट क्रॉस करना पड़ता है, वो भी आपको दिखाता हूँ। और फिर वापसी नीचे डाउन जाते हैं। सागा जो है लगभग 44-45 फीट की हाइट पे है, तो अब वहीं जाएंगे। थोड़ा ऑक्सीजन का दिक्कत तो यहीं से स्टार्ट हो जाता है, लेकिन हमें केयरफुल रहना होता है। हमें ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना पड़ता है, हमें
वार्म रहना पड़ता है, इसलिए हमें ध्यान रखना पड़ता है हर चीज़ों का। चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। फिर दोबारा हम आगे बढ़ते हैं सागा की तरफ। न्यालम से सागा की दूरी लगभग 200 किलोमीटर है, जिसमें 4 से 5 घंटे लगते हैं पहुंचने में। वहां की रोड्स, वहां के व्यूज आपका मन मोह लेंगे। न्यालम से सागा के रास्ते में एक लेक पड़ती है जो कि बिल्कुल मानसरोवर जैसी दिखती है, जिसको कुछ लोग पीकू लेक या कुछ लोग रुद्रा लेक कहते हैं। दिखने में पूरी मानसरोवर जैसी लेक, लगभग 4600 मीटर की हाइट पर यह लेक है। तो न्यालम से सागा के रास्ते में एक लेक आती है जो कि मानसरोवर जैसी दिखती है, जिसे हम पिकुर लेक कहते हैं। बिल्कुल मानसरोवर जैसी लेक है। आइए दर्शन करते हैं उसके, देखते हैं और बोलते हैं हर महादेव। यह व्यू पॉइंट है, यहाँ पर आपको कॉफी वगैरह पीने के लिए मिल जाएगी। लेक को देखते हुए यहाँ पर लोग कॉफी एंजॉय करते हैं। रास्ते में बहुत सारे व्यूज और बहुत सारी लेक्स दिखते हुए हम आगे बढ़ते हैं सागा के लिए। फिर कुछ ही देरी में हम पहुंच जाते हैं सागा। सागा एक वेल डेवलप्ड शहर है जहां पर सारी चीजें आपको मिल जाती हैं। अगर आपने इंटरनेशनल रोमिंग ऑन कर रखी होगी तो आपको पूरे रास्ते कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। और कोशिश रहे कि आपका नेटवर्क एयरटेल पोस्टपेड हो, क्योंकि मेरा भी नेटवर्क एयरटेल पोस्टपेड था, मुझे कोई दिक्कत नहीं आई। सागा पहुंचते ही हम गए होटल और हमने पहले चेक इन किया। सागा में भी बहुत अच्छा होटल मिला जहां पे हमें ठंड नहीं लगी, क्योंकि यहाँ पर भी सारी हीटेड फैसिलिटी थी। अभी हम जा रहे हैं कैलाश मानसरोवर यात्रा पर और मैं सागा में हूँ और रात के यहाँ पर 9 बज रहे हैं। ऐसा लग ही नहीं रहा कि यहाँ रात के 9 बज रहे हैं, ऐसा लग रहा है शाम के 5 या 6 बज रहे हो। तो अभी चलते हैं होटल में, करते हैं डिनर और करते हैं कल की तैयारी, क्योंकि कल जाना है हमें मानसरोवर। हर हर महादेव। थोड़ा सागा में बाहर घूम के हम पहुँचे वापसी होटल में और होटल में डिनर की तैयारी करके, क्योंकि हमें कल मानसरोवर निकलना था इसलिए जल्दी भी सोना था। फिर एक स्वीट से अंकल आंटी के साथ हमने किया डिनर। सभी अपना डिनर करके रूम में जाके सो गए। तो बज गए हैं सुबह के 7 और चलते हैं आज मानसरोवर लेक की तरफ। हर हर महादेव। आज मन बहुत प्रसन्न था, क्योंकि आज मेरा बचपन का सपना पूरा होने वाला था कि मानसरोवर में स्नान करूंगा। तो हम निकल गए मानसरोवर लेक के लिए। सागा से मानसरोवर के रास्ते में हम अभी रुके हैं वॉशरूम के लिए, और बस में पेट्रोल मंगवा था तो उसके लिए रुके हैं। तो जा रहे हैं हम अब मानसरोवर की ओर, जो कि 3 से 4 घंटे की दूरी और है। अभी 2-3 घंटे का रास्ता हम तय कर चुके हैं। चलते हैं आगे, बोलते हैं हर हर महादेव। सागा से मानसरोवर लगभग 280 किलोमीटर दूर है, जिसमें पहुंचने में 6 घंटे लगते हैं। तो हम रुके हैं अभी लंच के लिए मानसरोवर से लगभग 100 किलोमीटर पहले लंच के लिए, और यहाँ से अब 100 किलोमीटर ही रह गया है मानसरोवर। इसके बाद सीधा ट्रक स्टॉप जो है मानसरोवर में होगा और फिर करेंगे वहाँ पे हम स्नान। लंच के लिए रुके हैं। लंच में मिल रही है चाउमीन, जो मैं खाता नहीं हूँ। और अब सीधा मानसरोवर में जाके ही देखते हैं, वहीं का जल थोड़ा ग्रहण करेंगे और इसे स्नान करेंगे और प्रभु का नाम लेंगे और बोलेंगे हर हर महादेव। 6 घंटे बिना कुछ खाए चलना आसान नहीं होता, इसलिए लंच करना इम्पोर्टेंट होता है। इसलिए सारी कंपनीज ही यहाँ पर रुक के लंच कराती हैं। मुझे लंच करने की इच्छा ज़्यादा नहीं थी, मेरे को तो मानसरोवर पहुँच के स्नान करने की ज़्यादा इच्छा थी। फिर वहाँ से 1 घंटा स्टॉप लेकर फाइनली हम निकले मानसरोवर के लिए, और लगभग 1.5 घंटे बाद हम पहुँच गए फाइनली मानसरोवर लेक। यहाँ हर चीज़ बहुत सिस्टमेटिक है, जो आपको देखने में बहुत अच्छा लगेगा। लगभग 15,000 फीट पर स्थित है मानसरोवर लेक। मानसरोवर लेक की परिक्रमा होती तो पैदल है, लेकिन कंपनीज बसेस पे कराती हैं क्योंकि समय बचता है। पैदल करने में आपको 3 से 4 दिन लगेंगे, और वहीं आप मानसरोवर की परिक्रमा बस पे 1 दिन में कर लेंगे। लगभग 80 से 90 किलोमीटर की परिक्रमा है मानसरोवर की।
यहाँ स्नान करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है और कहते हैं हर रात को भगवान शिव माँ पार्वती के साथ यहाँ स्नान करने आते हैं। अब बस रुकने का मन था और स्नान करने का मन था। मेरा मानना है शायद जो दृश्य आंखों से दिखता है, आपके पास कितना भी अच्छा गैजेट हो, आप वो कैप्चर नहीं कर पाओगे। फिर हम फाइनली रुके, पहुंचे और हमें हुए मानसरोवर से कैलाश के दर्शन। मुझे अपनी आंखों पे यकीन नहीं हो रहा था कि ये वो स्थान है जहाँ से सनातन धर्म की शुरुआत हुई है, जहाँ से पता लगा है कि ओम की हुंकार भी यहीं से सुनाई पड़ी थी, यहीं से सारे मंत्र के उच्चारण शुरू हुए हैं, यहीं से पता लगा है कि सनातन धर्म है क्या। इतना सुंदर दृश्य, इससे पता लगता है कि हमारा सनातन धर्म वाकई में कितना सुंदर है। ऐसा लग रहा था जैसे मानो भगवान शिव स्वयं तुम्हारी आंखों के सामने विराजमान है। बस कुछ ही देरी में बादल आए और कैलाश अदृश्य हो गए। अब इंतजार था कि कब हमारा ग्रुप शुरू करेगा कैलाश की परिक्रमा। मानसरोवर की परिक्रमा करके हम उसी दिन विराम करते हैं मानसरोवर के पास। सुबह होते ही हम आ जाते हैं मानसरोवर लेक पे स्नान करने के लिए। वैसे तो गंगा से पवित्र कोई नदी नहीं है, लेकिन मानसरोवर नदी नहीं, इसलिए मानसरोवर से पवित्र कुछ भी नहीं। नमः पार्वती पते हर 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 महादेव। प्रथम कैलाश कैलाश मानसरोवर की जय। हृदय कैलाश आदि कैलाश की जय। हृदय कैलाश मणिमहेश कैलाश की जय। चतुर्थ कैलाश किन्नर कैलाश की जय। पंचम और आखिरी कैलाश श्रीखंड कैलाश की जय। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। मानसरोवर में स्नान करके जैसे सारे सपने पूरे हो गए थे। बस एक सपना था कि कैलाश की परिक्रमा कर लूं। मानसरोवर पे भी हमारा रूम बहुत अच्छा था और उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं अगले दिन मानसरोवर में पूजा पाठ करते हुए दर्शन की ओर। फिर हम अपने आखिरी पड़ाव पर पहुंचे जहां से हमें कैलाश की परिक्रमा शुरू करनी थी, दार्शन की ओर। तो फाइनली हम आ गए हैं दार्शन और यहाँ पर आज हमारा स्टे है। आज दार्शन में स्टे करके हम कल स्टार्ट करेंगे परिक्रमा। तो चलते हैं, रूम लेते हैं और आपको थोड़ा सा दार्शन दिखाते हैं। हर हर महादेव। मानसरोवर से दार्शन 40 किलोमीटर है, जहाँ पहुँचने में 2 घंटे लगते हैं। दार्शन में सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं और एक शहर जैसा ही लगता है। फिर थोड़ा सा घूम के हम अपने होटल में गए और चेक इन किया। दार्शन वाकई में ही बहुत सुंदर है। दार्शन से हमें जाना था यमद्वार, जहाँ से परिक्रमा चालू होती है। यमद्वार तक बस छोड़ देती है। तो हर हर महादेव दोस्तों, आज पहले दिन परिक्रमा के लिए हम रेडी हैं, निकल रहे हैं और हम जा रहे हैं पहले यमद्वार। वहाँ तक हमें गाड़ियाँ छोड़ेंगी और उसके बाद हम जाएंगे आगे पैदल। आइए चलते हैं। फिर हम आ गए सीधा यमद्वार, जहाँ से परिक्रमा चालू होती है। यमद्वार यानी कि यम का द्वार। यह कोई साधारण द्वार नहीं, यहाँ अहंकार छूटता है और कैलाश की परिक्रमा शुरू होती है, यानी कि शिव का मिलन शुरू होता है। यमद्वार सिखाता है कि जो मौत से नहीं डरता वही शिव से मिल सकता है। यमद्वार को पार करके पीछे मुड़ के नहीं देखना चाहिए और यमद्वार को पार करके हमें आगे जाना था शिव के पास। यमद्वार को पार करके 12 किलोमीटर पैदल चलना था और जाना था डेरापुग, जहाँ से होते हैं नॉर्थ फेस के दर्शन। बस फिर क्या, यमद्वार को पार किया और यात्रा शुरू करी। यहाँ से कुछ लोग घोड़ों पे जाते हैं, कुछ लोग याक पे, तो कुछ लोग दंडवत प्रणाम करते हुए और कुछ लोग पैदल। यहाँ आके अपने आप शक्ति पैदा हो जाती है। सिर्फ हिंदू धर्म के नहीं, 4 धर्मों के लोग और मानते हैं कैलाश को। हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म और बौद्ध धर्म, जो कि तिब्बत का धर्म है। पहले दिन 12 किलोमीटर चलना पड़ता है, जहां रास्ते में आपको वेस्ट फेस के दर्शन भी होते हैं।
वेस्ट फेस के दर्शन करते हुए 12 किलोमीटर चलकर हम आगे बढ़ते हैं डेरापुक के लिए। फर्स्ट डे परिक्रमा जाते हुए जब नॉर्थ वेस्ट जाते हैं तो रास्ते में दर्शन होते हैं महादेव के, बोलते हैं हर हर महादेव। मुझे ये सपना सा लग रहा था कि मैं सपना सा जी रहा हूँ ये सब, और मुझे लग ही नहीं रहा था कि मैं सच में भगवान शिव को अपनी आंखों से देख रहा हूँ। फिर फाइनली 12 किलोमीटर चलकर डेरापुक हम पहुँचते हैं और वहाँ पहुँचते ही मौसम ख़राब हो जाता है, जहाँ हमें अच्छे से दर्शन नहीं हो पाते। तो हम पहले दिन की परिक्रमा करके आ गए हैं डेरापुक। अभी इस टाइम हम रूम पे हैं, बाहर बारिश आ रही है और दर्शन भी थोड़े क्लाउडी हैं, तो दिख नहीं रहे अच्छे से। तो कल आपको दर्शन दिखाते हैं और चलते हैं सेकंड डे की परिक्रमा में। और ये सब ये हमारा रूम है जो कि 4 शेयरिंग रूम है, तीनों सो गए हैं, थक गए। बाकी कल चलते हैं दर्शन करा के हर हर महादेव। सुबह उठे तो महादेव अदृश्य हो गए थे। ऐसा लगा जैसे मैंने कोई पाप कर दिया हो कि महादेव दर्शन देना नहीं चाहते, लेकिन कुछ देर बाद मौसम खुलने लगा और दर्शन होने लगे। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। सपना हो गया है पूरा, हम आ गए हैं कैलाश पर 15 साल के बाद। महादेव हर हर महादेव। बस फिर कैलाश के दर्शन अच्छे से हुए और सारे सपने पूरे हो गए, क्योंकि सबसे क्लोज दर्शन नॉर्थ फेस से ही होते हैं महादेव के यहाँ से। मैक्सिमम कैलाश आने वाले लोग यहीं से ही 90% वापसी चले जाते हैं, वो आगे की यात्रा नहीं करते। हमारे ग्रुप में से खुद 70% लोग यहाँ से वापस हो गए थे, और यहीं से ही चरण स्पर्श का रास्ता जाता है, जिसके लिए अभी इंडियंस को अलाउड नहीं है। बस फिर कैलाश के दर्शन अच्छे से हुए और हम आगे बढ़े। इस यात्रा में आपको कैलाश के ड्रोन शॉट भी दिखाऊंगा, क्योंकि मैं आगे तक गया था। तो देखते हैं, आगे बढ़ते हैं यात्रा में। हर हर महादेव। फिर हम दूसरे दिन की परिक्रमा के लिए आगे बढ़ते हैं और चलते हैं आगे की ओर। आगे जाने वाले यात्री बहुत कम थे, तो इसलिए बहुत कम भीड़ थी आगे जाने के लिए। मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब है। दूसरे दिन की परिक्रमा हम 3 घंटे हो गए हैं चलते हुए, और हम बस पहुँचने ही वाले हैं गौरीकुंड की तरफ। और आपको दर्शन कराते हैं वहाँ चल के, और बोलते हैं हर हर महादेव। दूसरे दिन की परिक्रमा 22 किलोमीटर की थी, जिसमें 4 किलोमीटर ही टफ है बस, बाकी 18 किलोमीटर नॉर्मल है। दोरमला पास से 4 किलोमीटर पहले ही आपको थोड़ी मुश्किल होगी, अदरवाइज आपको नहीं होगा कुछ भी। डोलमुला पास पहुंच के गौरीकुंड के दर्शन करके हमारी यात्रा संपूर्ण होती है। तीसरे दिन की परिक्रमा करने की जरूरत हमें नहीं पड़ी, क्योंकि हमारी गाड़ी वापस लेने आ गई थी। बस फिर क्या, सागा न्यालम होते हुए वापसी काठमांडू की ओर। 13 दिन की यात्रा होती है कैलाश मानसरोवर की, काठमांडू से काठमांडू। अगर आप दिल्ली से दिल्ली भी करना चाहते हैं तो वो भी हो जाएगी 14 दिनों में। अगर आप भी करना चाहते हैं कैलाश मानसरोवर की सबसे सस्ती यात्रा, तो नीचे दिए गए इन नंबरों पर आप संपर्क कर सकते हैं। अगर आप काठमांडू से काठमांडू आते हैं तो इस यात्रा की कॉस्ट आपको पड़ेगी 1,90,000, जिसमें सब कुछ इंक्लूड होगा, आपको कुछ देने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप इमरजेंसी के लिए अपने पास पैसा रखना चाहते हैं तो बिल्कुल लेके चलिए, लेकिन पैकेज के अलावा आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और यदि आप कैलाश मानसरोवर की यात्रा दिल्ली से दिल्ली करना चाहते हैं तो इसमें आपके खर्च होंगे 2,10,000 रुपये। 2026 में अगर आप भी जाना चाहते हैं कैलाश मानसरोवर, तो नीचे दिए हुए नंबरों पर संपर्क करिए और बोलिए हर हर महादेव। चाहे आपका पैकेज काठमांडू से काठमांडू हो या दिल्ली से दिल्ली, उसमें आपको काठमांडू के साइट सीन जरूर कराए जाएंगे, जिसमें आपका पशुपतिनाथ मंदिर और शक्तिपीठ, डोलेश्वर महादेव और शयन पे लेटे हुए विष्णु जी के दर्शन कराए जाएंगे। तो बोलिए हर हर महादेव। भगवान शिव के 2 घर हैं, काशी और कैलाश। काशी तो सब जा सकते हैं, लेकिन कैलाश हर कोई नहीं जा सकता, क्योंकि वहाँ पहुँचने के लिए चाहिए होती है हिम्मत, सामर्थ्य और इच्छा, और बुलाते भी तभी हैं जब महादेव चाहेंगे। तो अगर आप भी जाना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने अंदर इच्छा को जगाइए और कैलाश के लिए बोलिए ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव।